Namaskar. Kemti acho. Bhalada acho. So let's start the session, children. A very warm welcome once again to the channel जहाँ पर आप सब लोग मेरे साथ error detection solve कर रहे हो. Now to give you guys a quick recap, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे important topics को cover कर लिया है. बहुत important मतलब हम grammar की भी बात कर रहे हैं. I am talking also about vocabulary. ठीक है. सो अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर हम टॉपिक वाइज कर चुके हैं. जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा. हमने नाउन्स को कवर किया है, इसके बाद हमने प्रोनाउंस को कवर किया है. ठीक है, नाउन प्रोनाउंस के बाद जो टॉपिक हुआ था वो था आपका एडजेक्टिव्स, इसके बाद हुआ द एडवर्ब्स, इसके बाद हुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसके बाद अब टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन. आपके 3 या 4 टॉपिक्स और बचे हैं. वोकैबुलरी में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की क्लास तो बहुत बड़ी थी. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके साथ साथ एग्जाम वोकैबुलरी, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले रिपीटेड वर्ड्स, सब कुछ सॉल्व किया है. कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी होते हैं जिसमें एरर करेक्शन आता है आप लोगों का, क्लोज टेस्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है. इन पर भी आप लोगों को एक्सटेंडिव क्लासेस मिलेंगे और बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होना. फिलहाल आज हम एरर डिटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर हम ऑलरेडी आपको काफ़ी मेजर टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं. तो आई प्रिज्यूम कि आप सारे स्टूडेंट्स आज मेरे क्वेश्चंस के भी आंसर कर पाएंगे. एरर डिटेक्शन में रूल्स और फॉर्मूलाज यानी कि जो ग्रामर के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. अब ज़्यादातर क्वेश्चंस आते किससे हैं? अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ले लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ले लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज भी एग्जाम्स में देखेंगे. आज की क्लास आप लोगों के लिए एक टेस्ट जैसी होगी, तो अगर आपको आंसर आता है तो भी आप लिख दीजिएगा, नहीं आता तो स्कोर पुटअप ज़रूर करना प्लीज़. आई वॉन्ट टू सी हाउ व्हाट इज़ योर प्रोग्रेस, ताकि ये फैमिली जो है ना वो एक साथ ग्रो कर पाए. सो आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द क्लास. ऑल द वेरी बेस्ट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द गिवन सेंटेंस. आपको बताना है क्या इस गिवन सेंटेंस में किसी तरह का कोई ग्रामर मिस्टेक है क्या? इफ यस, व्हाट इज इट? Whom do you think will win the Champions Trophy 2025 this year? अब सबसे पहले तो आप सबको पता है कि ये इसी साल के गेम के बारे में हो रहा है. यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर. दिस ईयर यानी ये सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ना. और जो विन होगा वो फ्यूचर में होगा, क्योंकि अभी भी कोई जीता नहीं है. आपको लगता है कौन जीतेगा, तो देखो बिल्कुल सही वर्ब्स का यूज़ किया गया है. बट whom do you think? ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी जो जीतेगा उसी के बारे में पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है. यानी कि मैम हमको लग रहा है ये लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं. हम सब ने क्या सीखा है कि अगर आपके क्वेश्चन में हु का यूज़ होगा तो हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए जाता है, और अगर हुम का यूज़ होगा तो हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए जाता है. यस और नो? तो अगर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है तो हमको रेफर भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना. हम क्या बोलते हैं? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. हु इज रेस्पॉन्सिबल, आप यही बोलते हो ना, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब, या फिर हु टीचर्स यू इंग्लिश. तो जिसके बारे में आप बोल रहे हो वही तो आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट है. यस और नो? तो लेकिन हम कहते हैं यू आर टॉट बाई हुम. अगर ये होता यू आर टॉट बाई हुम या इंग्लिश इज टॉट टू यू बाई हुम, तब तुम बाई यशी मैम बोलते, तब हम ऑब्जेक्ट होते, आप सब्जेक्ट होते. बट जब आपके क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही रेफर करना है, मतलब कौन जीतेगा आपके हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी, तो जो जीतेगा वो सब्जेक्ट होगा ना. तो यहां पर हुम की जगह पे हो जाएगा हु. हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी? द आंसर हैज टू बी हु. आई होप इट इज वेरी क्लियर. बाकी क्योंकि विन फ्यूचर में होगा इसीलिए विल विन लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है. और हम सब जानते हैं फ्यूचर टेंसेस वैसे भी प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, यानी उसके वर्ब्स प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं. ठीक है, 2025 दिस ईयर. आई होप इट इज वेरी क्लियर. प्लीज राइट डाउन अ येस. सो यहाँ एरर कौन से पार्ट में होगा? पार्ट ए में होगा.
और यहाँ आप लोग whom की जगह पे who का यूज करोगे. Who do you think will win the Champions Trophy this year? Simple. This is number 2. Neither of the boys have completed their assignment yet. Is that clear? Let us have a quick look. पहले आप लोगों को मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमारे यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईदर था, नीदर था, ईच था, एवरी था, और इन सब का रूल बहुत कॉमन था. अब हमने आपको क्या सिखाया कि जब नीदर आपके क्वेश्चन में जाएगा और इसके साथ अगर ऑफ लग गया तो ऑफ की वजह से जो भी सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लूरल. देखो नीदर ऑफ द बॉयज लिखा है ना, लेकिन हमने एक चीज और सिखाया है कि जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन होगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे वर्ब क्या लिखा है? हैव. तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट येट. अब क्योंकि बॉयज है तो यहाँ पर देयर असाइनमेंट इज ओके. हैज कंप्लीटेड इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि दोनों में से एक भी बॉय ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए देयर आपके क्वेश्चन में राइट है. इज दैट ओके? सो आंसर होगा नीदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड. यहाँ वर्ब को हैज बनाना पड़ेगा, तो एरर का जो पार्ट फ्री होगा वो होगा पार्ट बी. इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट डाउन अ येस इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3. व्हाट इज द आंसर? The teacher as well as the students were excited for the event. ये रूल पढ़े हम लोग. When two subjects are connected with, along with, together with, as well as. You remember? चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मैंने आप लोगों से क्या सिखाया था कि कई बार ऐसा होगा कि आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एंड से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको लेके ऑलरेडी 3 या 4 रूल्स हैं. बट कभी कभार एंड से कनेक्टेड नहीं होते, कभी कभार एज वेल एज से कनेक्टेड होते हैं, विथ से कनेक्टेड होते हैं, अलॉन्ग विथ से कनेक्टेड होते हैं, टुगेदर विथ से कनेक्टेड होते हैं, टुगेदर विथ से कनेक्टेड होते हैं, कभी कभार बिसाइड्स से कनेक्टेड होते हैं, है ना. तो कभी जब आपके सब्जेक्ट्स इनसे कनेक्टेड होते हैं तो क्या रूल सिखाया था? इट विल ऑलवेज द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? द टीचर. तो टीचर को लगा दो 1. एज वेल एज आपको फॉलो किसको करना है? टीचर को. स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ वेयर होगा नहीं. पहला वर्ब क्या, पहला नाउन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज एक्साइटेड फॉर द इवेंट. वेयर की जगह पे वॉज आपका करेक्शन बनेगा. एरर लाइज इन पार्ट बी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद आया ये वाला रूल? और हमने आपको एक और चीज सिखाई थी कि अगर यहीं पर पेयर वाले वर्ड्स होते जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन तो हम क्या बोलते? नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट. इसके साथ हमेशा क्या किसको फॉलो किया जाएगा? सेकंड सब्जेक्ट को. ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन अब किसी को नहीं है. पक्का? राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 3. हियर कम्स नंबर 4. One should always be honest to his friends and colleagues. Now, this is a very tricky question and one of the most important rules of grammar. What is the answer? बताइए. हो गया सबका? नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल. ये रूल क्या कहता है? सुनो. ये रूल बोलता है कि अगर मेरे क्वेश्चन में कभी भी सब्जेक्ट 1 होगा
तो वन का करेक्शन हमेशा या तो वंस होता है और या तो वन सेल्फ होता है, या तो वंस होता है या तो वन सेल्फ होता है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा जाए वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो क्या ये क्वेश्चन राइट है? बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपके क्वेश्चन में वन है तो वन को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा। हम बोलेंगे वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन होगा वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ना, हिज नहीं आएगा। भले सिंगुलर फॉर्म मैस्कुलाइन जेंडर लिया जाता है जब भी कभी हमारा सब्जेक्ट अनआइडेंटिफाइबल होता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे? वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। आप क्या बोलोगे? वंस पेरेंट्स। तो यहां पे लिखा है वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू हिज फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा वंस फ्रेंड्स। वन शुड बी ऑनेस्ट टू वंस फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एरर कौन से पार्ट में है? पार्ट सी में है। अगर आपका भी आंसर यही था तो राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 4। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन ग्रामर गाइस, एकदम ध्यान में रखना। वन का करेक्शन हमेशा वंस या वन सेल्फ होता है। अगर आपको ये रूल याद है तो आपको 1 मार्क पक्का। दिस काइंड ऑफ रूल्स आर वेरी कॉमन इन एग्जाम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शी सिंग्स गुड बट शी डांसेस इवन बेटर। यहां डिग्री है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि कोई गलती नहीं है, बट देयर इज एन एरर। हो गया सबका? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। सेंटेंस क्या लिखा है देखो। जब भी आप कभी भी किसी तरीके का कंपैरिजन करते हो, ठीक है, देयर इज अ कंपैरिजन। देखो वो डांस ज़्यादा अच्छा करती है, तो जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है तो गुड पॉजिटिव डिग्री में नहीं हो सकता। आप गुड मत लगाइए, आप वेल बिठा दीजिए। शी सिंग्स वेल बट डांसेस इवन बेटर। शी सिंग्स गुड नहीं, गुड यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको चाहिए कंपैरिजन करने वाला। अब वेल का वेलर तो होता नहीं, वेल का वेल ही रहेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुड बेटर बेस्ट। वेल बेटर बेस्ट होता है, पता है ना आपको, बताए थे ना, हेल्थ के लिए वेल जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर वेल डिग्री है, एक्सटेंट है, तो ये एडजेक्टिव की तरह पे उस तरफ यूज नहीं हो रहा। हमको बोलना पड़ेगा शी डांसेस वेल, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री बिठाना पड़ता, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। तो आप बोलोगे शी सिंग्स गुड नहीं, शी सिंग्स वेल बट डांसेस बेटर, ठीक है। तो जो एरर है वो पार्ट ए में आएगा। क्लियर? राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 5। हियर इज नंबर 6। वेरी यूनिक रूल। चलिए हो गया, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हार्डली। अब देखो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो देयर आर सर्टेन नेगेटिव एडवर्ब जिनका रूल कॉमन है, तो ये रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि हार्डली अगर आपके क्वेश्चन में आए, बेयरली अगर आपके क्वेश्चन में आए, स्कार्सली अगर आपके क्वेश्चन में आए, तो इन सब के साथ हैड के बाद ही सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। और जो कंजंक्शन है वो हमेशा व्हेन होगा, वो हमेशा व्हेन होगा। एक बार देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन में व्हेन है क्या? हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। यस, सो द क्वेश्चन इज अ नो एरर सेंटेंस। इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर देखो हैड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर आपका कंजंक्शन व्हेन आया। Everything is absolutely fine in the question. The sentence has to be a no error.
Please write down your scores out of 6. Clear? Next question, number 7. इसको देखिए. She prefers coffee than tea in the morning. She prefers coffee than tea in the morning. हो गया? अब देखो, कई बार क्या होता है, हम इंग्लिश में क्या सीखते हैं कि जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो दैन लगाते हैं. बट एक एक्सेप्शन रूल है. इंग्लिश बोलता है कि अगर आपके वर्ड्स ER या IOR से खत्म हो रहे हैं, जैसे कि प्रेफर, सीनियर, ठीक है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रोस्टीरियर, ठीक है, अगर इनसे खत्म हो रहा है तो जब कंपैरिजन होगा तो दैन से नहीं होकर टू से होगा. प्रेफर टू, सीनियर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, प्रोस्टीरियर टू. तब यहां पर आप एल्डर टू, है ना, एल्डर टू, ये शी इज एल्डर टू मी, ऐसे नहीं बोला जाता है शी इज एल्डर टू मी. तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो ER या IOR से खत्म हो रहे हैं तो कंपैरिजन हमेशा टू लेगा. सो शी प्रेफर्स कॉफी टू टी. क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेफर वर्ड यूज किया गया है. अब एक चीज और याद रखिएगा कि प्रेफर तो टू लेता ही है. अगर मान लो क्वेश्चन में प्रेफरेबल होता तो आपको कई बार क्वेश्चन प्रेफरेबल से भी मिलेगा, तब क्या लगाओगे? देन व्हाट आर यू गोइंग टू यूज, दैन और टू? तब आपके क्वेश्चन में टू जाएगा. तो क्या याद रखना है? चाहे प्रेफर चाहे प्रेफरेबल, दोनों के साथ कंपैरिजन में टू आएगा. जैसे मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी. मेरे लिए मिल्क ज्यादा प्रेफरेबल है, दैन टी नहीं बोल सकते. इज दैट क्लियर? सो द आंसर हैज टू बी बी. यहां पर कभी कोई कंफ्यूजन होगा. आई होप द एंटायर रूल इज क्लियर. राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Is everyone done? Is everyone done trying? Shall we proceed? आ जाइए. मैंने आप लोगों को ये रूल पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं बेटा. अगर आपके क्वेश्चन के दो सब्जेक्ट नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा किसको फॉलो करते हैं? द वर्ब विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा. तो यहाँ नीदर माई सिस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट, बट नॉट के बाद माई पेरेंट्स लिखा है. अब माई पेरेंट्स प्लूरल है तो, और सेकेंड सब्जेक्ट है तो वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द इवेंट. इज की जगह पे आप लिखोगे आर इंटरेस्टेड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई वांट योर स्कोर्स आउट ऑफ 8. एरर का जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट सी. नेक्स्ट इज नंबर 9. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाएगा.
कुछ फ्रेजेस याद रखिएगा, इंग्लिश में कभी चेंज नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन वही है। देखो कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा, जैसे डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, लेकिन सेम मीनिंग इंस्पाइट का होता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। कंप्राइज के साथ ऑफ कभी नहीं लगता, लेकिन कंसिस्ट के साथ सेम मीनिंग ऑफ लगता है। तो आपको याद रखना होगा कि डिस्पाइट हो गया, कंप्राइज हो गया, इन सारे वर्ड, अटैक के साथ कभी भी ऑन नहीं लगता, अटैक किसी के ऊपर ही होता है ना। सो देयर आर सर्टेन फ्रेजेस, जैसे एंटर के साथ कभी इनटू नहीं जाता, क्योंकि एंटर का मतलब भी बाहर से अंदर आना, इनटू का मतलब भी बाहर से अंदर जाना। लेकिन आप वॉक इनटू लिख सकते हो, यू कैन राइट वॉक इनटू, यू कैन राइट जंप इनटू, ये जा सकता है, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन एंट्री का तो मतलब ही होता है ना बाहर से अंदर की तरफ आना, तो वो गलत है। तो यहाँ पर क्या गलत है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं जाएगा। एरर लाइज इन पार्ट ए, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल टू पास द एग्जाम। और याद रखिएगा, डिस्पाइट हमेशा हमारे सेंटेंस को कॉन्ट्रडिक्शन में रखता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा ही होगा। ही वर्कड हार्ड, पॉजिटिव, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ही फेल्ड, लेकिन बावजूद भी वो फेल हो गया, नेगेटिव। तो वहां पर आप सेंटेंस को हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन या नेगेटिव में रखोगे। क्लियर हो गया? राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 9। हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द आंसर हियर? ये भी पढ़ाएं आप लोगों को, नाउन रूल है, नाउन का चैप्टर। इज एवरीवन डन ट्राइंग? अब एक बार आ जाइए, क्वेश्चन चेक कर लेते। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? मैंने आप लोगों को क्या सुनाया था कि कभी भी अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे आर्मी हो जाए, मॉब हो जाए, है ना, यू कैन से फैमिली हो जाए, ज्यूरी हो जाए, तो क्या सिखाए थे कि ये हमेशा कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं। क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन की तरह। और कलेक्टिव नाउन का रूल क्या है कि ये हमेशा हमारे सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म और न्यूटर जेंडर लेगा। न्यूटर जेंडर यानी इट्स, ये हमेशा अपने फॉर्म में इट या इट्स लेता है, यही होता है ना, ठीक है। तो मैम यहां पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड बोल दिया। मैंने आपको ये सिखाया है कि देयर इज एन एक्सेप्शन रूल। एक्सेप्शन रूल कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन आपके क्वेश्चन में डिवाइड हो जाए, है ना, इफ देयर इज डिविजन, इफ देयर इज स्कैटर हो जाए, इफ देयर इज ओपिनियंस में कंफ्यूजन है, इफ इट इज नॉट टुगेदर, अगर कोई काम एक साथ नहीं कर रहा आपका कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबके अब मतभेद हो गए ना। जैसे द क्राउड वॉज स्कैटर्ड नहीं बोल सकते, वर्ड स्कैटर, तितर बितर हो गए ना, अब तो सब अलग अलग हो गए। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव कब कहलाता है? जब वो एक साथ एक जैसा काम करता है। अब जब काम ही नहीं कर रहा एक जैसा, तो वहां पर क्या है? डिफरेंस इन ओपिनियंस, डिविजन इन व्यूज, स्कैटर हो रहा है, इट इज नॉट वर्किंग यूनानिमसली। तो यहां पर हमेशा आपका कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा। डिविजन आ गया ना, तो यहां वॉज की जगह पे आप यूज करोगे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द केस। दैट्स द ओनली आंसर. I want your scores out of 10. How was the session so far? Half a session is done. 20 important questions करोगे, and also not 20 important questions. हम लोग अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक टेस्ट आपका और होगा नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पर पार्ट 2 में। ये क्लास 1 है, वो क्लास 2 होगा, तो अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। फिलहाल whatever is your score, please write it down. ईजी है ना, बस इतना है कि आपको रिविजन करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शंस भी पढ़ा रहे हैं, ताकि जो नया स्टूडेंट है ना, उसको कहीं से ना लगे कि मैम मेरा नहीं हो पाएगा।
क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, सॉर्टेड। चल, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11. नो सूनर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. मैंने आप लोगों को इस रूल को याद करना भी सिखाया था. सबका कंप्लीट हो गया, सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया. अब चलो एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. सेंटेंस में लिखा है नो सूनर आई हैव टॉट यू दिस रूल. आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है. ठीक है, कि नो सूनर अगर हमारे क्वेश्चन में आता है तो इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं. पहला स्ट्रक्चर डिड के साथ है, दूसरा स्ट्रक्चर हैड के साथ है. डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगा, हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा. और इन दोनों के साथ हमेशा दैन का यूज होगा या फिर कॉमा. दैन या कॉमा दोनों जा सकता है. ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पर. नो सूनर आई रीच ड यानी कि हैड होगा, क्योंकि ये तो हैड के साथ V3 होगा ना, डिड के साथ तो V1 होता. यानी कि यहां पे कुछ मिसिंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. यहां पर हो जाएगा हैड आई रीच्ड द स्टेशन. यहां मिसिंग क्या है? हैड मिसिंग है. ये दो ही स्ट्रक्चर लेता है, या तो डिड या तो हैड. वैसे तो डू डज भी लेता है बट वो प्रेजेंट टेंस में चले जाते हैं, बट दैट इज रेयरेस्ट. ठीक है, रेयरेस्ट. हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नो सूनर हैड ही रीच्ड. अभी तो वो पहुंचा ही था तब तक ट्रेन छूट गई. द मोस्ट आइकॉनिक सेंटेंस ऑफ दिस रूल. इज दैट क्लियर? ट्रेन छूटी जाती है. I want your scores out of 11. This is number 12. Though he was tired, but he continued working late into the night. Is everyone done? चलो 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 चलो, लेट्स सी. मैं एक चीज़ आपको सिखा रहे आज, है ना, हमेशा याद रखिएगा कि कई बार क्या होगा आपके सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ऑल्दो. दोनों के साथ सेम रूल है, ठीक है, या फिर दो. ठीक है, दोनों कहते हैं कि हमारे साथ या तो कंजंक्शन में येट आएगा और या फिर सिर्फ एक कॉमा आएगा. सेंटेंस का अगर एक हिस्सा पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा. सेंटेंस का अगर एक पहला हिस्सा नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ ऑल्दो या दो. सवाल ये है कि मैम इसके साथ क्या कभी बट आएगा? बट भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है. बट नो, ऑल्दो और दो बट नहीं लेते. आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दो ही वाज टायर्ड, कॉमा लगा है ना, तो येट भी नहीं लगाना. ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग लेट इनटू द नाइट. फिर भी वो रात तक काम करता रहा. इज दैट क्लियर? दो ही वॉज टायर्ड, माना वो बहुत टायर्ड था, येट ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग होता तो भी चल जाता. बट कभी भी ऑल दो और दो के साथ बट का यूज नहीं होगा सेंटेंस में. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 12. यहां एरर कहां आ जाएगा? बट नहीं होगा. बट की जगह पे या तो आप येट लगा दो और या तो फिर सिंपली आप एक कॉमा लगा दो. क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 13.
This is the most unique painting I have ever seen. Is everyone done? चलो, let us try another question. देखो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स, देखो यूनिक इज अ वेरी पॉपुलर एडजेक्टिव है ना, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एडजेक्टिव, बट कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जैसे होल. आई हैव फिनिश द होल सिलेबस, तो होल के अलावा भी कुछ कर सकते हो क्या? ऑल, एंटायर, यूनिवर्सल, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. तो अगर यूनिवर्सल है तो क्या यूनिवर्सल के बाद भी कुछ होगा क्या? मैम यू आर परफेक्ट, तो क्या परफेक्ट के बाद भी कुछ होगा क्या? बिल्कुल उसी तरीके से यूनिक, अगर आप यूनिक है तो यूनिक से बाहर क्या हो सकता है भाई? आप यूनिक हैं. ये अपने आप में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ना तो कोई कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, ना तो कोई सुपरलेटिव डिग्री बनेगा. इनका ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता है. तो आंसर क्या होगा? दिस इज यूनिक, दिस इज द मोस्ट यूनिक पेंटिंग की जगह दिस इज अ यूनिक पेंटिंग. यहां पर आप द की जगह पे मोस्ट को हटा दीजिए. अ यूनिक पेंटिंग आई हैव एवर सीन, दिस इज यूनिक. ठीक है, दिस इज अ यूनिक पेंटिंग दैट आई हैव एवर सीन, दैट्स इट. द मोस्ट यूनिक वर्ड के साथ नहीं जा सकता. एरर लाइज इन पार्ट बी. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 13. हियर इज नंबर 14. She insisted to go to the party despite feeling unwell. देखो यहां despite के साथ ऑफ नहीं लगा, despite is right. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. चलो, is everyone done? Let us try, children. Find the correct phrase. She insisted. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे. टू गो कभी नहीं होगा. इंसिस्ट वर्ड, ठीक है, इंसिस्ट वर्ड हो जाए या लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाए, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाए, अकस्टम्ड टू हो जाए, accustomed to हो जाए, used to हो जाए. कुछ ऐसे verbs होते हैं ना जो आपके क्वेश्चन में वैसे भी इन फॉर्म्स में जेरेंड का यूज होता है. इन फॉर्म्स में हमेशा जेरेंड यूज होता है, लेकिन इंसिस्ट वर्ब जो होता है वो कहता है कि किसी को अर्ज किया जा रहा है, तो ऑन डूइंग होता है. ऑन प्लस वर्ब प्लस ing होता है. सो शी इंसिस्टेड टू गो नहीं होगा, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग. टू गोइंग भी नहीं होगा. She insisted on going to the party despite feeling unwell. Despite feeling, she insisted on going. लेकिन फिर भी वो बार बार बोलती रही कि मुझे जाना है जाना है जाना है. So यहाँ to go की जगह ing आ जाएगा. The error lies in part B. Write down your scores out of 14. बाकी ये जो words हैं, I'm looking forward to meeting you. He is accustomed to drawing. She used to, she was used to getting up early in the morning. तो बस ऐसे words अगर आएंगे तो इनके साथ वैसे भी gerund आएगा. Gerund verb का fourth form ही होता है. Is that clear? Next question, number 15. None of the students has completed their assignments.
इज एवरीवन डन, कंप्लीटेड? आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस बहुत इजी है। देखो, नन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नन कैन बी सिंगुलर, नन कैन बी प्लूरल। अब यहां लेकिन प्रॉब्लम है कि नन का मतलब होता है जीरो, ठीक है? और आपके साथ यहां पे कौन है सब्जेक्ट में? स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो नन बोलता है ना कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आप प्लूरल रखो, है ना? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आप सिंगुलर रखो, सिंपल। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, नन हैज डन नहीं होगा, नन हैव कंप्लीटेड is going to be the only answer. Have completed their assignments. Is that clear? Next question. No, sorry, यहाँ तो none लिखा ही हुआ है। Oh, okay. अरे बाबा, none मतलब तो जीरो होता है ना। Why have? It is right. सही तो है। Their assignment लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, their assignments। तो their assignments की जगह पे आप बोलोगे his assignment, क्योंकि none में हमको subject unclear है ना। You don't know whether the subject is a man or a woman. तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में जेंडर अनक्लियर होता है तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? मैस्कुलाइन को। मैस्कुलाइन जेंडर, वो भी सिंगुलर फॉर्म में। तो आंसर होगा हिज असाइनमेंट्स, ठीक है? His assignment is going to be the answer. I hope it is very clear. None has completed his assignment. यानी किसी भी बच्चे ने अपना assignment complete नहीं किया है. Next, she is married with a doctor. What is the answer? She is married with a doctor. You're married to someone, है ना? So you're married to a doctor. टू विथ की जगह पे टू हो जाएगा. राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 16. दिस इज नंबर 17. द पोएट, अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, द पोएट एंड फिलोसोफर आर ऑनर्ड बाय द यूनिवर्सिटी. डन ट्राइंग. आ जाइए आगे. क्या बोला है यहाँ पर? आपके पास हमने क्या सिखाया कि अगर दो सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में हैं, दोनों एंड से कनेक्टेड है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ए एंड या फिर द आ रहा है और दूसरे के साथ नहीं है, तो ये एक ही पर्सन है ना? यही तो रूल था. तो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा द पोएट एंड फिलोसोफर, यानी दे आर द सेम पर्सन. जो पोएट है वही फिलोसोफर है. is honored by the university. R की जगह पे is आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर. I want your scores out of 17. This is question number 18. The mother along with her children are traveling to Paris. इट्स एवरीवन डन. ये भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है. अगर हमारे सब्जेक्ट्स अलोंग विथ से कनेक्टेड होते हैं तो हम किसको फॉलो करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना? सो द मदर को फॉलो किया जाएगा. मदर आपके क्वेश्चन में क्या है? सिंगुलर. तो आर कैसे आ जाएगा? इज ट्रैवलिंग टू पेरिस. आपके क्वेश्चन का आ जाएगा द मदर अलोंग विथ हर चिल्ड्रन इज ट्रैवलिंग टू पेरिस. प्लीज राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 18. दिस इज नंबर 19.
इज एवरीवन डन? चलो लेट अस हैव अ लुक। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में सेंटेंस हार्डली है, बेयरली है या स्कार्सली है, इन सब के साथ हमेशा पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर व्हेन आएगा। अब देखो व्हेन तो करेक्ट है बट ही और हैड की प्लेसमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? हैड ही। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड, देखो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है क्योंकि हैड के साथ वैसे भी जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है ना? तो एंटर ठीक है, ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो जो एरर है वो पार्ट ए में है एंड दैट इज एरर ऑफ ऑर्डर। यहाँ पहले आपके क्वेश्चन का वर्ब आएगा, उसके हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आएगा मेन वर्ब। ठीक है, राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। He was accused for stealing the money. Is everyone done? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो कुछ ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं। तो जैसे आप अक्यूज्ड लिखते हो ना, तो यू आर ऑलवेज अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग। यहाँ पर वो अक्यूज्ड के साथ फॉर लिखा है जो कि गलत है, ऑफ स्टीलिंग होगा। हाँ, वर्ब जो है वो आपके आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो फॉर स्टीलिंग द मनी, तो स्टीलिंग व्हाट, यहाँ द मनी आपके क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है, बट ही इज अक्यूज्ड ऑफ डूइंग दिस। यू वर अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, यू वर अक्यूज्ड ऑफ द व्हाटसोएवर डेटा और स्टैटिस्टिक्स, व्हाटसोएवर इट इज। सो अक्यूज्ड ऑफ होता है, दैट इज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इसमें कोई चेंज नहीं होता। I hope you guys have enjoyed the session. If yes, please write down a yes अगर आप लोगों ने enjoy किया है। दूसरा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। Do like, share and subscribe the channel as well. अभी आप लोगों के साथ बहुत सारे important टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन क्योंकि आज एरर डिटेक्शन की फर्स्ट क्लास है, कल आप लोगों को एरर डिटेक्शन का सेकंड क्लास भी मिलेगा। डोंट मिस आउट ऑन द प्रैक्टिस सेशंस गाइज एंड डोंट टेक इंग्लिश वेरी लीनियंटली। इंग्लिश में आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना है क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें आंसर्स आपको लगेगा, रूल्स जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर से मिलेंगे एक और क्लास के साथ कल भी। बाय बाय।